हेलो एवरीवन, आज हम प्रॉपर्टी के लेक्चर 2 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 हो चुका है। लेक्चर 1 में हम आपको प्रॉपर्टी की बेसिक चीज़ों को बताएं और उसमें बताएं कि कंडीशनल प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। साथ ही साथ हम आपको बताए थे कि ये जो नोट है उस दिन कराए थे, मतलब पिछला वीडियो में हम लेक्चर 1 में। अब लेक्चर 2 में इसको हम बताए थे कि इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपके सामने, और आज हम आपके सामने इसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं इससे पहले, आप इसको प्रूफ देखने से पहले आप कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको देखना है और बिल्कुल अच्छे से अपने ब्रेन में गांठ बांध लेना है इन सब चीज़ों को, ठीक है। कि देखिए, ये है आपका प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, जो हम क्लास 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं। ये है सबसे बेसिक फॉर्मूला। इसको आप किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते हैं। अलग अलग तरीके से हम प्रॉपर्टी का यहाँ पे नियम देख रहे हैं, प्रॉपर्टी का नया फॉर्मूला देख रहे हैं, चाहे वो कंडीशनल प्रॉपर्टी का हो, ठीक है। आगे हम लोग बेस थ्योरम पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट जो है वेरिएबल के बारे में देखेंगे। तो इन नए फॉर्मूला के बीच में आप इस फॉर्मूले को भूल जाएं, ये गवारा नहीं है। वो इसलिए गवारा नहीं है कि यही है सब चीज़, ठीक है। यही फॉर्मूला सब चीज़ है। आगे आपको जितना भी फॉर्मूला से बनेगा, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रख लेना है। फॉर्मूला क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल संभावित परिणामों की संख्या। हमेशा हम ये इस चीज़ पे गौर करने के लिए कहते हैं, ठीक है ना, संख्या पे गौर करने के लिए कहते हैं, ठीक है। या इंग्लिश में अगर हम बताएं तो नंबर पे गौर करने के लिए कहते हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या, बच्चे अनुकूल परिणाम को देख के उसकी संख्या के बारे में सोचते नहीं और समझते हैं कि प्रॉपर्टी हार्ड है। बिल्कुल इजी है। आप पहले जो फॉर्मूला पढ़ते हैं उसको अच्छे से पढ़ें। अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। अगर इस इंग्लिश में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कुल संभावित परिणाम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे अनिश्चित घटना की प्रायिकता। अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, ठीक है। अनिश्चित घटना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अगर हम आपसे पूछे कि आप बताएं, अगर हम एक पासा को फेंकते हैं, सपोज आप लूडो की जो गोटी होती है, ठीक है ना, लूडो की जो गोटी होती है वो लूडो की गोटी कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, जिसमें 6 फलक होता है, 6 फेस होता है, ठीक है ना। और सभी फेस में जो है अंकित होता है, सभी फेस में आपका अंकित होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब हर एक फेस में किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 और किसी में 6। इस तरह करके टोटल फलक में 1 से लेके 6 तक अंकित होता है, ठीक है। लूडो की गोटी में आप खेले होंगे, आपको पता होगा, इसी प्रकार का होता है, साइज में छोटा होता है, ठीक है। तो
यहाँ पे अगर आपको ये कहा जाए कि आप बताएं कि एक लूडो की गोटी हम फेंकते हैं, ठीक है, लूडो की गोटी फेंकने के बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि लूडो की गोटी फेंकने के बाद संख्या 7 का आना, ठीक है, लूडो की गोटी फेंकने के बाद कहे कि संख्या 7 का आना, तो क्या ऐसा संभव है कि लूडो की गोटी को फेंके अब वो संख्या 7 को दिखा रहा हो? ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसी घटनाएं तो आपका अनिश्चित घटना कहलाती हैं। ऐसी घटनाएं अनिश्चित घटना कहलाती हैं और अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो शून्य होती है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? शून्य, ठीक है। जैसे हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता का। जैसे हम लूडो की गोटी को ही उछाल लिए, ठीक है ना, या एक सिक्का उछालते हैं। सिक्का में दो पहलू होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। हेड को हम लोग चित बोलते हैं, ठीक है, और टेल को पट बोलते हैं। टेल को टी से और हेड को एच से, टेल को पट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक सिक्का उछालें और सिक्का उछालने के बाद आपका ये प्रश्न होगा कि प्रश्न ये है कि सिक्का उछाले और कहे कि सिक्का में हेड और टेल दोनों आ सकते हैं, तो यहाँ पे तो निश्चित घटना हो जाएगी ना, क्योंकि सिक्का में तो हेड और टेल होता ही है और वही कह रहा है कि दोनों आ सकते हैं, तो ये तो निश्चित घटना है। तो ऐसी घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। सपोज आप पासा फेंके, अब पासा फेंकने के बाद पासा का यहाँ पे मीनिंग हमारा लूडो का गोटी होगा, ठीक है। पूरा एक्सरसाइज में पासा शब्द का इस्तेमाल करेंगे। पासा आपका लूडो की गोटी होगी। हालांकि पासा का जो साइज होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। पासा लूडो गोटी जो होता है वो घन के आकार का होता है। लूडो का गोटी घन के आकार का होता है, ठीक है। जबकि पासा जो होता है वो होता है घनाभ के आकार का। पासा होता है वो घनाभ के आकार का होता है, ठीक है। पासा घनाभ के आकार का होता है, लेकिन दोनों में ही 6 फलक होते हैं और दोनों में ही 1 2 3 4 5 6 तक अंकित होता है। डॉट से अंकित होता है या लिखा हुआ रहता है, ठीक है। डॉट से अंकित होता है या लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो इस्तेमाल करेंगे पासा यहाँ पे आपको समझना है लूडो की गोटी ही, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि पासा फेंके और पासा फेंकने के बाद जो है 1 से लेके 6 तक संख्या आएगा, इसकी ये घटना बताइए। 1 से 6 तक आएगा आने की प्रायोरिटी। तो इस तरह का जो घटना होगा 1 से 6 तक की जो घटना होगी वो क्या होगा? निश्चित घटना। हम पासा फेंकेंगे तो उसमें से 1 से लेके 6 तक तो आना ही है, ठीक है ना। तो ऐसी घटना की प्रायिकता क्या होगा? 1 होगा। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और निश्चित घटना की प्रायिकता 0, ठीक है। और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और निश्चित घटना की प्रायिकता 0। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अपवर्जी घटनाएं। अपवर्जी घटना 2 या अधिक घटना के बीच कोई उभयनिष्ठ परिणाम नहीं हो, ऐसी घटनाएं अपवर्जी घटना कहलाती हैं। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। एस सैंपल स्पेस है, प्रतिदर्श समष्टि है और वो है 1 2 4 6 9, ठीक है।
इसमें ई एक घटना है, या ए बोलते हैं यहाँ पे, एक घटना है 1 4, ठीक है, और बी एक घटना है, बी एक घटना है 3 4 2 6 है, ठीक है। अब हम ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, ए और बी में जो कॉमन हो, ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है, कॉमन अवयव यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए और बी में क्या कुछ कॉमन है, तो नहीं है। तो कुछ भी जो कॉमन नहीं होगा उसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, या ऐसे करली ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, या उसको हम लोग फाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दो या अधिक घटना के बीच कोई उभयनिष्ठ परिणाम नहीं हो, जैसे ये दो घटना है, इन दोनों के बीच में कोई उभयनिष्ठ परिणाम नहीं है, तो हम ऐसी घटना को अपवर्जी घटना कहते हैं या कहलाती हैं, ठीक है। जिस दो घटना दोनों के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ऐसी घटना क्या है, अपवर्जी घटना है, ठीक है। अब हम चलिए नोट में, ये आपको तो क्लास 11th में ही ये देखे हुए हैं, आप इसको अच्छे से याद रख लेंगे। पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी सहायता से इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। दूसरा है पी ई डैश एफ इक्वल्स टू 1 माइनस पी ई बाई एफ, ठीक है। चूंकि पी एस बाई एफ इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। कल के क्लास में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रॉपर्टीज बताए थे कि पी एस बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 होता है। एस क्या है, सैंपल स्पेस है, प्रतिदर्श समष्टि है, और एफ कोई घटना है, ठीक है, उसी में कोई घटना है। तो एफ की सूचना पर एस की प्रायिकता वो होता है 1। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या बताए थे कि एफ की सूचना पर एस की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अब एक चीज देख ले आप, मान लेते हैं कि एक सैंपल स्पेस है हमारे पास 1 4 9 8, ठीक है। इसमें ई है 1 4, ठीक है, ई है 1 4। ई डैश क्या होगा, ई डैश का मतलब होता है इसका जो इवेंट ई है उसी का परिवर्त होता है, ठीक है, उल्टा होता है, ठीक है, ट्रांसपोज कह सकते हैं। ई डैश ट्रांसपोज है, इसी का परिवर्त है। ई डैश मतलब ई में जो भी एलिमेंट आएगा, ई डैश में वो एलिमेंट को छोड़ देना है, ई डैश में ई के एलिमेंट को छोड़ देना है, ई डैश में ई के एलिमेंट को छोड़ देना है। तो उल्टा होता है इसका, ई में 1 4 आ रहा है तो ई डैश में 1 4 को नहीं लेना है, तो 1 4 को नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो 1 4 को नहीं लेंगे मतलब 8 9 को लेंगे, क्लियर। अब हम ई यूनियन ई डैश निकालेंगे। कल के क्लास में ई यूनियन ई डैश के भी बारे में बताए थे कि ई यूनियन ई डैश क्या होता है। यूनियन का मतलब होता है कि सबको जो है सम्मिलित कर लेना,
ठीक है ना। ई और ई डैश मतलब दोनों में जो मिल रहा है सारा का सारा यहाँ पे लिखाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, सेट में हम लोग एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, और ई में और ई डैश में जो भी है सब लिखाएगा यहाँ पे, लेकिन एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। तो ई और ई डैश में जो भी है सबको लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग यूनियन में ई और ई डैश दोनों में जो होता है सबको लिख लिया जाता है। इसमें अगर हम लोग लिखेंगे तो 1 4 8 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 1 4 8 9 अगर आप देखेंगे तो 1 4 8 9 क्या है, ये एस है, ये आपका एस है। तो ई यूनियन ई डैश के बदले आप एस लिख सकते हैं, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हम कल पढ़े थे कि एफ की सूचना पर एस की जो प्रायोरिटी है वो 1 है ना। अब हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, पी एस की जगह में ई यूनियन ई डैश, ई यूनियन ई डैश डिवाइडेड बाई एफ इक्वल्स टू 1। क्लियर। चलिए आप इसको उतार लें। चलिए अब इसको हम ऊपर ले जाके सॉल्व करते हैं, ठीक है। यह है P ई यूनियन ए डैश बाई एफ इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कि अगर हम ये फॉर्मूला लगा दे पी ए यूनियन बी का, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ये टूट जाएगा और एफ भी साथ ही साथ इनके साथ आ जाएगा सबके नीचे। तो ये और ये इस फॉर्मूला में टूटेगा। तो पी ए के साथ पी ए यूनियन बी है तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, पी ई बाई में एफ लिख लेंगे प्लस पी ए डैश एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन ए डैश बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 ये फॉर्मूला में इसको तोड़ दिए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये जो है आपका, ठीक है ना, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे देखें, अगर हम ई इंटरसेक्शन ई डैश निकालते हैं तो क्या आता है, ई इंटरसेक्शन ई डैश निकालेंगे तो ई और ई डैश में जो कॉमन पार्ट होता है उसी को यहाँ पे लिखे, इंटरसेक्शन मतलब उसका कॉमन पार्ट। ई और ई डैश में कॉमन पार्ट क्या है, तो ई और ई डैश में कोई भी एलिमेंट कॉमन पार्ट नहीं है, तो इसका क्या होगा 5, ठीक है। तो ई और ई डैश में जो कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो ये आ गया आपका अनिश्चित घटना, और हम पहले ही बताए हैं कि जो अनिश्चित घटना होती है उसकी प्रायोरिटी क्या होता है 0, अनिश्चित घटना की प्रायोरिटी 0, इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया 0 क्योंकि ये ई और ई डैश मतलब ये 5 आ रहा है अनिश्चित घटना, और अनिश्चित घटना की प्रायोरिटी 0, तो हमारा आ जाएगा पी ई बाई एफ प्लस पी ई डैश बाई एफ, और ये तो हो जाएगा 0 और उस साइड बचेगा 1। अगर हम P ए डैश बाई एफ इक्वल्स टू 1 माइनस इसको बराबर के उस साइड ले जाएं तो क्या होगा
इसको यहीं पे रहने दिया, बराबर के उस साइड इसको ले जाए, PE/F मिला। ठीक है, यही आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा था। PE'/F इक्वल्स टू 1 - PE/F। क्लियर? यहां पे देखिए आप, अब इसको देख ले। यदि A और B प्रतिदर समष्टि S की कोई दो घटनाएं हैं, यहाँ पे A और B दोनों ही अलग अलग घटनाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे E और E' नहीं है, यहाँ पे A और B है। ठीक है, A और B प्रतिदर समष्टि S की कोई दो घटनाएं हैं और F एक अन्य घटना इस प्रकार है कि PF डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ऐसी स्थिति में हम PA/B/F, जो यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे जिस तरह से है, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला यहाँ पे इस तरह से हम लोग रख देंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग यूज़ किए, वो इसी को देखते हुए यूज़ किए थे ना, तो उसी तरह से ये टूटेगा इस तरह से, तो PA/F प्लस PB/F प्लस PA'/B। ठीक है, PA'/B/F। यदि A और B परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों तो PA/B/F इज इक्वल्स टू परस्पर अपवर्जी घटना। अपवर्जी घटना हम बताए थे, A और B परस्पर अपवर्जी घटना, ध्यान देंगे, A और B परस्पर अपवर्जी घटना मतलब कि दोनों में कुछ भी अभिनिष्ट नहीं है। A और B दोनों में अभिनिष्ट नहीं है, तो A और B दोनों में अभिनिष्ट नहीं होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। A और B दोनों में अभिनिष्ट नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी इसका 0 हो जाएगा, और ये 0 होगा तो सिर्फ इतना ही यहाँ पे लिखेगा, है ना, तो इसका जो वैल्यू होगा सिर्फ इतना दूर तक होगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा अगर परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो। A और B परस्पर अपवर्जी घटना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0। ठीक है, बाकी ये लिख लेंगे। ठीक है, चलिए उतारें। चलिए, आपके सामने एक एग्जाम्पल यहाँ पे रखे हुए हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्रतिदर समष्टि। इससे पहले आप एक हमारी बात को गौर से सुनना है आपको। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आप, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो थ्योरी वाला चैप्टर है, पहले से ही शुरू से ही आपको बता रहे हैं, और थ्योरी वाले चैप्टर्स में हम लोग थ्योरीज़ को अच्छे से क्लियर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को बनाना यहाँ पे ज़रूरी है। और इसके लिए हम, क्योंकि थ्योरीज़ को अच्छे से डिक्लेयर करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स को आपके सामने रखेंगे, तो प्लीज़ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल को आप लाइटली लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज बनाने के चक्कर में आप एग्ज़ाम्पल को कट नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, स्किप नहीं कर देंगे। ठीक है, आप एग्ज़ाम्पल को भी साथ ही साथ बनाते चलना है और धैर्य के साथ बनाना है। एग्ज़ाम्पल आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से बिना किसी कन्फ्यूज़न के, क्योंकि प्रायोरिटी में बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो, हम अपने बच्चों के लिए कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए हम कई एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखेंगे, जिससे आपको एक्सरसाइज बनाने में किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ठीक है, तो आप से मेरी विनम्र निवेदन यही रहेगा कि आप हमारी बातों को समझ सके। ठीक है, आप एग्ज़ाम्पल को अच्छे से
वॉच करेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे है कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि जिसको हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं और सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं। एक सिक्का है, उसको 2 बार उछाले हैं, 2 बार उछालने पर क्या होगा कि या तो वो पहला सिक्का में हेड आए या दूसरा में भी आ जाए। एक तो ये केस है कि पहला सिक्का में हेड आए और दूसरा सिक्का में भी हेड आए। फिर आप बोलेंगे या ऐसा भी हो सकता है कि पहला सिक्का में हेड आए और दूसरा सिक्का में टेल आए, या पहला सिक्का में टेल आए और दूसरा सिक्का में हेड आए, या पहला सिक्का में टेल आए और दूसरा सिक्का में हेड आए, टेल आए। हम यहाँ पे एक उच्चारण कर रहे हैं इसको बताते समय, ठीक है। ये उच्चारण क्या है, हम कह रहे हैं कि पहला सिक्का में हेड आए और, ठीक है, जहाँ पे और का प्रयोग, या पहला सिक्का में हेड आया और दूसरा सिक्का में भी हेड आया, और का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद जब पहला राउंड खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग लगाएंगे या तो हेड आएगा और पहला में हेड आएगा और दूसरा में हेड आएगा, ये हो गया। फिर बोले या के लिए देखिए जहाँ पे और का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। और जहाँ पे या का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग पॉजिटिव साइन का, ठीक है। जहाँ पे और का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे, और जहाँ पे या का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चीज़ें, ठीक है ना। आपको आप अभी एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे, फिर आपको आपका जो इससे लेके जो भी तर्क होगा वो आपको समझ में आएगा, है ना। हम क्यों ऐसा बता रहे हैं, ठीक है ना। ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है ना क्रिएट करता है, ये और या वाला जो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। पहला सिक्का में हेड आए और दूसरा सिक्का में हेड आए, 2 सिक्का उछाले, पहला सिक्का में हेड और दूसरा सिक्का में भी हेड। या ऐसा भी हो सकता है कि पहला सिक्का में हेड और दूसरा सिक्का में टेल, या यहाँ पे और बोल दिए। फिर या ऐसा भी हो सकता है कि पहला सिक्का में टेल आए और दूसरा सिक्का में हेड आ जाए, या ये भी हो सकता है कि पहला सिक्का में टेल आए और दूसरा सिक्का में भी टेल आ जाए, ठीक है। तो ये पहले हम लोग देख लिए। अच्छा यहाँ पे ये रहने देते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे और मतलब ये या के लिए मल्टीप्लिकेशन का ऐड का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, और के लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस है 2 सिक्का फेंकने के बाद। ई क्या है, ई एक इवेंट है। इवेंट मतलब घटना। ई फॉर इवेंट मतलब घटना। ई एक घटना है जो है तथ्यता एक चीज, तथ्यता मतलब एग्जैक्टली, हिंदी इंग्लिश में तथ्यता को एग्जैक्टली बोलते, एग्जैक्टली एक चित, तथ्यता एक चित। तो तथ्यता एक चित मतलब एग्जैक्टली एक चित का मतलब क्या हो गया कि मतलब हमें जो है एग्जैक्टली एक ही चीज चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं चाहिए, ना एक से कम चाहिए। हमको एग्जैक्ट एक हेड चाहिए, एक चित चाहिए। एग्जैक्ट एक हेड आप देखेंगे ये इसमें, तो आपको एग्जैक्ट एक हेड इसमें दिखेगा और एग्जैक्ट एक हेड इसमें दिखेगा। बाकी एग्जैक्ट इसमें तो 2 हेड है, एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, इसमें तो हेड है ही नहीं, ठीक है। तो तथ्यता एक चित तो ये हो गया।
अब यहाँ पे दूसरा है एफ, एक दूसरा इवेंट है, एक दूसरी घटना है कि यहाँ पे कह रहा है कि कम से कम एक चित, कम से कम एक चित होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक चित, उससे कम नहीं, कम से कम मतलब उससे कम नहीं लेना है, मिनिमम, मिनिमम उससे कम नहीं लेना है, मिनिमम एक चित। ठीक है ना, या कम से कम एक चित, कम से कम एक चित, उससे कम से कम मतलब उससे कम नहीं, अधिक से अधिक मतलब उससे अधिक नहीं। ठीक है ना, तो कम से कम का मतलब उससे कम नहीं। ठीक है, कम से कम एक चित मतलब उससे कम लेना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो चलेगा, कम से कम एक चित, उससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि 2 चित भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम एक चित तो है, कम से कम इन दोनों में कम से कम एक चित तो है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चित हो गया तो अच्छा ही है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन कम से कम एक तो चित होना ही चाहिए, तो इन दोनों में है और इसमें भी है, एक ही नहीं बल्कि 2-2 है। इसको देखें तो इसमें तो चित ही नहीं है, तो एक तो वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि कम से कम एक चित चाहिए इसे। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आपको हम 2 तरह से मेथड इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअल में हमें यहाँ पे निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे, कल के क्लास में, पिछला क्लास में आपको बताए थे कि एफ अगर एक घटना है और ये घटना के घटित होना ये दिया गया है, इसकी सूचना आपको पहले से मिल चुका है कि एफ जो है घटित हो चुका है, तो एफ के घटित होने की सूचना पर ई की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, बाई पी एफ। हमें इस क्वेश्चन के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को निकालना है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या है कि एफ की सूचना पर ई की प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला हम बताए थे कि पी ई और एफ का इंटरसेक्शन यहाँ पे कर लेंगे डिवाइडेड बाय पी एफ। क्लियर। अब हमें ये सब जो है ना वैल्यू को निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ मतलब इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ। ई और एफ में क्या उभयनिष्ठ है, क्या कॉमन है, ई और एफ में क्या कॉमन है, तो कॉमन है एच टी और टी एच, एच टी और टी एच कॉमन है। ई और एफ में एच टी और टी एच कॉमन है। क्लियर। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालना है और एफ की प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो हम चलिए पहले हम पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल, ई इंटरसेक्शन एफ और पी पहले लिख लिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है उसमें है अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल संभावित परिणामों की संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल संभावित परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो अगर हम सिर्फ एक हेड की बात करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। अभी हम सिर्फ एच के लिए हम सोच रहे हैं, ये दोनों के लिए नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ इस एच के लिए सोच रहे हैं। ये जो एच आया है वो एक सिक्का उछाला गया और उस सिक्का का हेड आया है, और एक सिक्का में हमें पता है कि 2 पहलू होता है, हेड और टेल। एक सिक्का में 2 पहलू होता है, हेड और टेल। अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पे कुल संभावित परिणाम कितना है, कुल संभावित परिणामों
की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या कितना है, तो आप बताएंगे कि 2 है। ठीक है, और हम बताएंगे कि इसमें हेड का आना, ठीक है, इसमें चित्त का आना, उसकी संख्या क्या है, चित्त के आने की संख्या। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है उसमें चित्त के आने की संख्या कितना है, 1। अगर एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो उसमें चित्त के आने की जो संख्या होगा वो 1 होगा, और इसमें कुल संभावित परिणाम जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या, हेड आने की प्रायिकता हमें निकालना है, प्रायिकता निकालना है। एक सिक्के को उछाले तो उसमें हेड आने की प्रायिकता, तो नीचे में क्या होता है, कुल संभावित परिणाम, तो कुल संभावित परिणाम कितना है, 2। ठीक है, और अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब हेड आए, इसकी प्रायिकता कितना होगा, हेड आए, तो हेड अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1/2 हो जाएगा इसका प्रायोरिटी। ठीक है, हेड आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल मतलब हेड आना मेरा अनुकूल है। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब जो भी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हेड आना, तो हेड आना ही हमारा अनुकूल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग हेड आने की प्रायिकता, तो हेड की संख्या देख लेंगे उसमें कितना है। ठीक है, 1 है, अब कुल संभावित परिणाम 2 है, तो हेड आने की प्रायिकता कितना होगा, 1/2। ठीक है, मतलब 1/2 हो जाएगा हेड आने की प्रायिकता। तो एक सिक्का को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता कितना होगा, 1/2। ठीक है, टेल आने की भी प्रायिकता कितना होगा, टेल आने की प्रायिकता अगर हम निकाल ले पी टेल आने की प्रायिकता, तो एक सिक्का को उछालने पर कुल संभावित परिणाम 2 और अनुकूल परिणाम 1, अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और कुल अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और कुल संभावित परिणाम 1 2 2 है, कुल संभावित परिणामों की संख्या 2, तो 1/2, तो टेल आने की प्रायिकता 1/2। ठीक है, ये हो गया, ये पर्टिकुलर हेड के लिए बोले फिर टेल के लिए बोले। ठीक है, एक साथ नहीं बोल रहे, हेड के लिए और टेल के लिए 1/2 और का इस्तेमाल, या तो पहला में हेड और दूसरा में टेल, और वाला यहाँ पे सिचुएशन है, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किए। अब यहाँ पे आप कोमा देख रहे हैं, एक तो ये कंडीशन या ऐसा हो सकता, तो या के लिए हम लोग प्लस लगाएंगे, और टेल, तो टेल आने की प्रायिकता कितना होगा, तो एक सिक्का को, एक ही सिक्के के बारे में सोचेंगे क्योंकि दोनों लेके नहीं, अभी हम प्रायोरिटी लिख रहे हैं, सिर्फ एक ठो को लेके लिख रहे हैं, तो टेल आने की प्रायिकता तो 1/2 और हेड आने की प्रायिकता इसकी भी 1/2, और यहाँ पे इस्तेमाल है तो मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किए, यहाँ पे या था तो प्लस का इस्तेमाल किए, तो ये आपके पास आ गया, कितना आया, तो 1/4 और प्लस 1/4, तो एक ठो 1/4, ये एक ठो 1/4, तो 2 ठो 1/4 हो गया। ठीक है, कटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे PF, यहाँ पे PF भी हमें ज़रूरत है, PF निकालेंगे तो F यहाँ पे कम से कम एक चित्त, ये इसका परिणाम है। तो सबसे पहले हेड आने की प्रायिकता 1/2, मतलब एक ही तो सिक्का के बारे में सोच रहे हैं तो 1/2, और फिर दूसरा बार में और के लिए मल्टीप्लाई और हेड के लिए 1/2, फिर या का ऑप्शन है तो प्लस, फिर हेड आने की 1/2, फिर टेल आने की 1/2, फिर या है तो प्लस, टेल आने की 1/2 और हेड आने की 1/2। क्लियर, यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो 1/4 कितना है, तो 3 ठो 1/4 है। ठीक है, तो 3/4 हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे PE/F, PE इंटरसेक्शन F, P इंटरसेक्शन F कितना निकला, P इंटरसेक्शन F 1/2 लिख लिए, डिवाइडेड बाय PF, PF कितना है, PF 3/4।
3/4। ठीक है, यहाँ पे हम जो इस्तेमाल किए उसमें हमें सैंपल स्पेस को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, एक कंडीशन ये भी है, चलिए यहाँ पे दूसरा मेथड हम बताते हैं, सेकंड मेथड। ठीक है, हमें यहाँ पे भी PE/F चाहिए, PE इंटरसेक्शन F/PF। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि PE इंटरसेक्शन F। ठीक है, PE इंटरसेक्शन F निकाल रहे हैं, E इंटरसेक्शन F यही है। ठीक है, E इंटरसेक्शन F इसकी प्रायोरिटी, तो इसकी प्रायोरिटी तो अनुकूल परिणामों की संख्या। देखिए अनुकूल परिणाम कितना, एक परिणाम, एक दो परिणाम है, अनुकूल परिणामों की संख्या 2। अब कुल संभावित परिणाम यहाँ पे 1 2 3 4 कटा देंगे, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब F देख लेते हैं, PF है, अनुकूल परिणाम यहाँ पे है। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितना, 1 2 3, अनुकूल परिणामों की संख्या 3। अब कुल संभावित परिणाम 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे 1/2 ये आ गया, ये 3/4 हो गया, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4। तो अब ये हो जाएगा 1/2, इसको भी सॉल्व नहीं किए, 1/2 ये पलट के हो जाएगा 4/3, तो 2 दूनी 4, 2/3। इसमें भी 1/2 ये पलट के हो जाएगा 4/3, 2 दूनी 4, 2/3। ठीक है, दोनों का ही आंसर सेम आया, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है ना हमें तोड़ तोड़ के लिखना पड़ा, जबकि यहाँ पे बिना तोड़े हो गया। तो बच्चा जो है पसंद तो इसको ही करेगा ना, इसको बच्चा बनाना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, बच्चा इस मेथड का इस्तेमाल करके बनाना पसंद नहीं करेगा इसकी तुलना में, लेकिन बच्चों को ये सीखना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि हम आपको जो है इसके अभी जस्ट बाद आपको एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये मेथड को सीखना क्यों ज़रूरी है बच्चों को। ठीक है, ये मेथड को सीखना बच्चों को क्यों ज़रूरी है अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। चलिए आपके सामने एक एग्जांपल रखते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से सुनेंगे और देखेंगे भी। इस क्वेश्चन में कह रहा है, हम एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछालें, परंतु यदि सिक्के पर पट प्रकट हो तो एक पासे को फेंकें। यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना का घटित होना दिया है तो घटना पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना की 100 प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं इसे। ये आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर 7 होगा। ठीक है, नया वाला बुक में जो है वो
आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको बगल में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार करना है। यदि सिक्के पर चित हो तो सिक्के को पुनः उछाले। अगर सिक्का पर चित हो, एक सिक्के को पे विचार करना है, एक सिक्का पे हेड और टेल दोनों में से कुछ आ सकता है, ठीक है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हेड आता है, क्वेश्चन कह रहा है यदि हेड आता है मतलब चित आता है तो सिक्के को पुनः उछाले। अगर हेड आता है तो सिक्के को फिर से हम उछालेंगे। अब फिर से उछालेंगे तो फिर हो सकता है कि हेड आ जाए और या तो टेल आ जाए, ये कंडीशन बन सकता है। दूसरा फिर कह रहा है कि यदि सिक्के पर पट प्रकट हो तो एक पासे को फेंके। अगर सिक्का पे हेड आ रहा है तो सिक्का को दोबारा फेंक रहे हैं तो हेड और टेल आ रहा है। अगर सिक्का पे टेल आ रहा है तो एक पासा को फेंकना है। जब पासा को जब आप फेंकेंगे तो उसमें क्या क्या आ सकता है, पासा को फेंकने के बाद आपको क्या क्या मिल सकता है। पासा को में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, ठीक है, या 6 आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 इतना तरीके से जो है आ सकता है जब आप पासे को फेंकते हैं। तो इसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, इसका सैंपल स्पेस पहले आप बना लें कि कैसे बनेगा। पहले एक सिक्का को फेंके। अगर एक सिक्का को फेंके या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अगर हेड आया तो हम सिक्का को दोबारा फेंकेंगे तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर टेल आता है तो एक पासा को फेंकते हैं, या तो उस पर 1 आएगा या तो 2 या तो 3 4 5 6 इतना कंडीशन होगा और हम इसको सैंपल स्पेस में लिखेंगे, सैंपल स्पेस में इसको लिखेंगे, ठीक है। पहले कंडीशन में यदि उसमें हेड आता है तो पासा को फिर से हम फेंकेंगे और हो सकता है कि फिर से जब फेंके तो फिर हेड आ जाए, ठीक है। पहले फेंके थे, हेड आया था तो पासा को फिर दोबारा फेंकना होगा जिससे हमें टेल मिलेगा। एक बार हेड तो दोनों में ही है, हेड जब आएगा तो पासा को 2 बार मतलब पासा को फिर दोबारा फेंकेंगे, उस समय हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। 2 कंडीशन सब फुलफिल हो गया। अब दूसरा केस, जब पासा को फेंके और टेल आ गया, ठीक है, सॉरी सिक्का को फेंके और टेल आ गया तो हम पासा को फेंकते हैं। पासा को फेंकने पर 1 आ गया, ठीक है, या तो एक कंडीशन है 1 आ सकता है या टेल के साथ, मतलब सिक्का जो फेंके थे टेल आया था और फिर बाद में हम पासा फेंके तो उसमें 2 मिला। सिक्का को उछाले थे, टेल आया था, फिर बाद में पासा फेंके तो उसमें 3 आ सकता है। इसी तरह से T4 आ सकता है, T5 आ सकता है और T6 आ सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका सैंपल स्पेस, क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है आगे कि यदि घटना कम से कम एक प्रकट होना यह घटित होना दिया गया है। हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले केस में, जहाँ पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको बताए हैं, वहाँ पे कहे हैं कि ई और एफ 2 इवेंट है, 2 घटनाएं हैं। तो इसमें जो जिसकी सूचना दे रहे हैं कॉमनली जनरली हम लोग जो है एफ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जिसकी घटना दिया हुआ हो, क्वेश्चन में पहले से प्रकट हो, तो उसको जनरली हम लोग एफ से मानेंगे, इवेंट एफ लेंगे, ठीक है। जो दिया हुआ हो, जो दिया हुआ रहता है उसे हम लोग जनरली एफ से मानेंगे। ऐसे मानने का आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। एफ
तो हम बताए थे कि एफ अगर दिया हो तो उस समय ई की प्रायिकता क्या होगा। तो एफ अगर दिया हो तो ई की प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ होता है। ठीक है, ये कंडीशनल प्रॉपर्टी में बताए थे कि अगर इसकी सूचना मिल जाए तो ई की प्रायिकता क्या होगा, एफ की सूचना पर ई की प्रायिकता सप्रतिबंध प्रायिकता कहलाता है, कंडीशनल प्रॉपर्टी कहलाता है, और उसकी प्रॉपर्टी होता है पी ई इंटर एफ बाई पी एफ। क्लियर। तो यहां पे हमें क्या दिया हुआ है कि कम से कम एक पट प्रकट होना या घटित होना दिया गया है। तो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया गया को हम लोग जनरली एफ से मानेंगे, मानने का हम लोग कुछ जिससे मन करे उससे मान सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जिससे मानना है मान ले, लेकिन हम जनरली एफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एफ जो है वो कम से कम, एफ जो है वो कम से कम एक पट प्रकट होना, एक पट प्रकट होना। ठीक है, एफ क्या है, कम से कम एक पट प्रकट होना, और ये जो है वो दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये पता है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये पता है। ठीक है ना, कि कम से कम एक पट प्रकट होना यह दिया गया है। तो आपसे प्रॉपर्टी किसकी पूछ रही है, तो घटना पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करें। तो आपको प्रायिकता किसका निकालना है, जिसका प्रायिकता निकालना है उसको हम ई मानेंगे। आपका भी मन करे तो ई माने, नहीं तो जो मन करे वो माने। ठीक है, ई पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना, पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना, और इसी की प्रॉपर्टी मांग रहा है, पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना। ठीक है। अब देखिए जो कंडीशंस लिखा हुआ है उस कंडीशंस के हिसाब से इसका सेट क्या लिखेंगे हम लोग। देखिए, कम से कम एक पट प्रकट हो, तो कम से कम एक तो पट हो, कम से कम एक पट प्रकट हो, उससे कम नहीं होना चाहिए। कम से कम मतलब उससे कम नहीं, कम से कम एक पट तो होना ही चाहिए। अगर इन सबको देखें तो कम से कम एक पट वाला में 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों है जिसमें कम से कम एक पट प्रकट है। इसमें तो कुछ भी नहीं है तो ये तो होगा नहीं, तो कम से कम एक पट प्रकट हो, तो ये सब लिख लेंगे हम लोग। HT T1 T2 T3 T4 T5 T6। क्लियर। दूसरा, पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना। तो पासे पर 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या वाला कौन केस है, पासे पर 4 से बड़ी संख्या वाला एक ये केस है और एक ये, तो T5 है और T6 है। पासे पर 4 से बड़ी संख्या T5 और T6 है। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाले एग्जाम्पल में हम आपको बताए थे सेकेंड मेथड। ठीक है, जिसको हम बताए थे कि बच्चा जो है सेकेंड मेथड को लेके चलेंगे तो उसको जो है ज़्यादा आसानी होगा, तो बच्चा उसी को पसंद करेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले सेकेंड मेथड को लेके बनाना और फिर फर्स्ट मेथड को लेके बनाएंगे। ठीक है। तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कंडीशनल प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पे लिखते हैं, P E इंटरसेक्शन F
बाई पी एफ। ठीक है, सेकेंड वाले उस जो मेथड था उसको हम लोग यहाँ पे पहले बना लेते हैं। तो उसमें क्या करते थे कि सबसे पहले दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ बोले या एफ इंटरसेक्शन ई बोले, बदल के कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना, ई इंटरसेक्शन एफ। तो यहां पे ई और एफ में क्या कॉमन है, ई और एफ में क्या कॉमन है, ई और एफ में क्या कॉमन है, तो आपको पता चलेगा कि T5 और T6 कॉमन है, वो लिख लिए। दूसरा, अब हम प्रायोरिटी लिखेंगे, फर्स्ट मेथड को देखते हुए इसका प्रायोरिटी लिखेंगे। तो क्या आएगा, तो प्रायोरिटी आएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणाम कितना 1 2 बटे कुल संभावित परिणाम 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो 1/4 कट के, और फिर लिखेंगे पी एफ। ठीक है, तो पी एफ कितना होगा, तो पी एफ यहाँ पे है 1 2 अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 5 6 7, अब कुल संभावित परिणाम 1 2 3 8 है, यहाँ पे कुल संभावित परिणाम 8, तो 7/8। फॉर्मूला क्या है, पी ई बाई एफ इज इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ इज इक्वल्स टू, इसका जो वैल्यू है वो क्या है 7/8, और पी एफ का वैल्यू क्या है, अच्छा पी इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू है 1/4 और पी एफ का वैल्यू है 7/8। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे 1/4 और ये पलट के लिखाएगा 8/7, 4 2 8, 2/7। ठीक है, तो ये अगर बच्चा बनाता है जिससे उसको बहुत ही इजीली और आसानी से बन गया, जो कि गलत है। ठीक है, ये यहाँ पे गलत है। गलत क्यों है, तो आपको हम चलिए यहाँ पे बताते हैं गलत क्यों है। सेकंड मेथड, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, तो तो क्या आएगा, इन दोनों में जो कॉमन है T5 और T6 आ जाएगा। ठीक है, अभी और अब इसकी प्रायोरिटी निकालेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो आप ध्यान देंगे। ठीक है, कि हम बताए थे कि इंडिविजुअली देखना है यहाँ पे। ठीक है, पहला वाला जो है टी है, टी मतलब एक जो है सिक्का को उछाले, टेल है तो एक सिक्का को उछाले, तो टी मतलब पट आने की प्रायिकता कितना होगा 1/2। यहाँ पे और या तो पहला में टेल आया तो, और दूसरा में 5 आया, मतलब पासा पे के और 5 आ गया। ठीक है, तो और का जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई का चिन्ह, 5 का आना, तो 5 जो है वो किसके वजह से आ रहा है, तो पासा फेंकने की वजह से आ रहा है। पासा की कुल संभावित परिणाम कितना होता है, तो 6, और अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पे 5 तो एक ही तो है ना, तो उसकी संख्या 1। ठीक है, और फिर यहाँ पे लग जाएगा प्लस, एक तो ये कंडीशन या मतलब प्लस। दूसरा टेल आने की प्रायोरिटी क्या होगा 1/2, और 6 आने की प्रायोरिटी, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया एक ही तो 6 एक ही है, तो 1, कुल संभावित परिणाम 6। तो यहाँ पे क्या मिला हमें 1/12 प्लस 1/12, तो 2 ठो है हमारे पास 1/12, 2 6 12, 1/6 हो गया। ठीक है, दूसरा हमें निकालना पी एफ वाले केस में, पी एफ यहाँ पे है, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1/2, और टेल आने की प्रायिकता तो भी ये 1/2, फिर प्लस लगेगा, टेल आने की प्रायिकता 1/2। ठीक है, और 1 आने की प्रायिकता
1/6 प्लस टेल आने की प्रायिकता 1/2, 2 आने की प्रायिकता 1/6 प्लस टेल आने की प्रायिकता 1/2 और 3 आने की प्रायिकता 1/6 प्लस 1/2, फिर 4 आने की प्रायिकता 1/6 प्लस टेल आने की 1/2 और 5 आने की प्रायिकता 1/6, फिर प्लस टेल आने की 1/2 और 6 आने की प्रायिकता 1/6। क्लियर? तो आप देखेंगे कि ये डिफरेंट है, बाकी सब एक जैसा है। तो इसको हम लिख लेंगे 1/4 अब प्लस ये 1/12, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 ठोट 1/12 लिखाएगा, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 1/4 तो एक ही ठो है और 1/12 कितना है, 6 ठो है, तो 6 इंटू 1/12, ठीक है। तो 6 दूना 12, तो यहाँ पे 1/4 प्लस 1/2 एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, तो 2 यहाँ पे प्लस 2 4 ज़ा 8, 4 यहाँ पे 6/8, 8 4 2 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 4, ठीक है। 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, तो 3/4 यहाँ से आ गया, ठीक है। 3/4 ये हो गया और ये 1/6 हो गया, ठीक है। इसीलिए अब हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी P E/F इज इक्वल्स टू PE इंटरसेक्शन F/PF, ठीक है। तो E इंटरसेक्शन F का वैल्यू क्या आया है, तो 1/6 डिवाइडेड बाई PF का वैल्यू 3/4, तो 1/6 इंटू 4/3, पलट के ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना हो गया 2/9, ठीक है। ये कट के बचा 2/9, उतारे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2/9 बचा है ना। तो आंसर इससे अगर तुलना करें तो इसका 2/7 आ रहा था, जबकि यहाँ पे जो आया आंसर वो 2/9 है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि अगर हम किसी अन्य चीज़ को मिश्रण करते हैं, चाहे वो पासा में सिक्का को मिक्स कर दिए या सिक्का में पासा को मिक्स करते हैं, ऐसे मिश्रण वाले प्रॉब्लम के लिए ये जो मेथड है इसका इस्तेमाल किए बिना तो सही आंसर आना पॉसिबल नहीं है, बिना इसके सही आंसर आना पॉसिबल नहीं है। एक जैसा जो है सिचुएशन हो, चाहे वो सिर्फ सिक्का को उछाल रहा हो या फिर सिर्फ पासा को उछाल रहा हो, एक बार उछाले 2 बार उछाले, सिर्फ सिक्का को ही उछाल रहा हो या सिर्फ पासा को ही उछाल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप ये वाला मेथड से जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मिक्स वाली बात आएगा तो आपके लिए ये बेहतर है, बेस्ट ये है, वो गलत है आंसर, उससे गलत आपका आंसर आएगा, है ना। तो आप इस मेथड को समझेंगे और जो या का इस्तेमाल है उसको आप जानेंगे, जहाँ पे और इस्तेमाल हो रहा है वहाँ मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ या आ रहा है वहाँ पे ऐड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? ठीक है, उतारे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके बुक में, पुराने वाले बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 है। आप नया वाला बुक में देख सकते हैं कि वो कितना नंबर पे है, क्रम आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 4 है इसमें कह रहा है कि एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं। एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं जिनमें 430 लड़कियां हैं। एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं जिनमें 430 लड़कियां हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है 430 लड़कियां हैं, ये ज्ञात है। 430 जो लड़कियां हैं ये ज्ञात है, मालूम है उन लोग को, ठीक है। मतलब ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 430 जो लड़कियां हैं ये ज्ञात है, क्लियर। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 430 जो लड़कियां हैं उन 430 लड़कियां में 10% लड़कियां जो है वो कक्षा 12th में पढ़ती हैं। 10% लड़कियां कक्षा 12th में पढ़ती हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन फिर कह रहा है कि क्या प्रायिकता है कि एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12th में पढ़ता है। क्या कह रहा है कि क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी जो है वो कक्षा 12th में पढ़ता है, ठीक है। यदि यह ज्ञात है कि चुना गया जो लड़की है, चुना गया विद्यार्थी जो है वो लड़की है, ठीक है। 1000 में 430 लड़कियां हैं और जो 12th क्लास में जो लड़कियां पढ़ती हैं वो 430 लड़कियों का 10% लड़कियां पढ़ती हैं। अगर हम 430 लड़कियों का 10% निकालना चाहें कि वो संख्या में कितना है, तो 430 लड़कियों का 10%, तो 430 लड़कियों का 10% परसेंटेज जब हम तोड़ते हैं तो डिवाइडेड में 100 आता है। ये 0 और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 43 स्टूडेंट ऐसा है जो कक्षा 12th में पढ़ता है, ठीक है। तो 43 ऐसी लड़कियां हैं, 43 स्टूडेंट ऐसी मतलब ऐसी लड़कियां हैं जो कक्षा 12th में पढ़ती हैं, ठीक है। 430 में से 43 लड़कियां कक्षा 12th में पढ़ती हैं। हमें ये पता है कि जो एट रैंडम जो 1000 विद्यार्थी हैं, 1000 विद्यार्थियों में से किसी को भी एट रैंडम चुन लिया गया और किसी को भी एट रैंडम जो चुना उसमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि आप बताइए कि वो जो बच्चा हम चुने वो कक्षा 12 की बच्चा है, ठीक है, 12th का बच्चा है। हमें और साथ ही साथ क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि हमें ये ज्ञात है कि वो लड़की है, तो इससे ये साफ हो मतलब क्लियर है कि कक्षा 12th में जो बच्ची चुनी गई है, वो कक्षा 12th की बच्ची है, ठीक है, लड़की हैं, ठीक है। जो चुना गया बच्चा है एट रैंडम, लड़का या लड़की में से जो बच्चा चुना गया है वो लड़की है। इससे हमें पता कहाँ से चलता है, तो क्वेश्चन खुद कह रहा है कि जो चुना गया बच्चा है वो लड़की है। वहाँ से हमें पता चलता है कि जो चुना गया जो बच्चा है वो लड़की है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कह रहा है किसका, जो 12th में पढ़ता हो, ठीक है, जो 12th में पढ़ता हो। तो 12th में पढ़ने वाला जो लड़की है वो कितना है, तो 43 है, ठीक है। और टोटल बच्चा कितना है,
टोटल बच्चा 1000 है, उसमें से 430 बच्चा जो है लड़की है और 12th में पढ़ने वाला जो बच्ची हैं वो 43 है। ठीक है, तो हमें कंडीशन जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। लेट हम लोग जो दिया हुआ रहता है उसको एफ से डिनोट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जो दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ क्या है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, चुना गया विद्यार्थी लड़की है, चुना गया विद्यार्थी लड़की है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है, जो क्वेश्चन पूछता हम लोग ई मान लेते हैं जनरली। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि चुना गया विद्यार्थी जो है, चुना गया विद्यार्थी चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। ठीक है, चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, ये कह रहा है। तो चुना गया विद्यार्थी, इसकी तो सूचना पहले से दे दी है कि चुना गया विद्यार्थी जो है ना लड़की ही है। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगा? तो हमें सूचना मिल गया कि एफ की सूचना मिला। एफ क्या है? चुना गया विद्यार्थी लड़की हैं। ठीक है, तो किसकी प्रायिकता कि वो 12th में पढ़ता हो। चुना गया विद्यार्थी लड़की है और वो 12th में पढ़ता हो, इसकी प्रायोरिटी क्या होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखना या एलिमेंट को सेट्स के रूप में लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो है हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पे जो है ई और एफ, ई क्या है? ई है चुना गया विद्यार्थी लड़की है, तो चुना गया विद्यार्थी लड़की है, वो कितना है लड़की? ई कितना है? एफ क्या है? चुना गया विद्यार्थी लड़की है, तो जो लड़की है उसकी संख्या कितना है? 430। ठीक है, और चुना गया विद्यार्थी ई क्या है? चुना गया विद्यार्थी जो है 12th में पढ़ती है, तो लड़की है और वो 12th में पढ़ती है, वो कितना है? 43 है। ठीक है, तो 430 और 43 का जब कॉमन आप निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो आपका कितना निकलेगा? तो निकलेगा 43 ही बच्ची जो ना कॉमन आएगा। ई और एफ में दोनों ही विद्यार्थी लड़की ही हैं। ठीक है, ये 12th की लड़की है और ये टोटल है, ये 12th की लड़की। अगर टोटल और 12th की लड़की में जब कॉमन ओवेनिस्ट करेंगे तो 12th की लड़की ही ओवेनिस्ट के रूप में आएगा ना। ठीक है ना, ओवेनिस्ट वाला में क्या होता है कि अगर एक घटना है E12 और F है एक दूसरी घटना 2, तो E इंटरसेक्शन F निकालते हैं, तो जो ओवेनिस्ट होता है, तो ओवेनिस्ट तो 2 ही है और 2 ओवेनिस्ट है। ओवेनिस्ट इसमें इन दोनों में ओवेनिस्ट 2 है और 2 तो ही तो F है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इन दोनों में ओवेनिस्ट जो आएगा वो टोटल क्या है? यहाँ पे लड़की पूरा स्कूल में टोटल लड़की 430 और 12th की लड़की, इन दोनों में जो ओवेनिस्ट होगा वो 43 ही लड़की होगी। ठीक है, तो वो 43 लड़की लिख लिए। तो इसकी जो यहाँ पे जो हम लोग प्रायोरिटी लिखेंगे, तो प्रायोरिटी अनुकूल परिणाम तो समझ में आ गया कि ई इंटरसेक्शन एफ का तो टोटल 43 होगा अनुकूल परिणामों की संख्या। अच्छा, कुल संभावित परिणाम कितना है? तो कुल संभावित परिणाम यहाँ पे कितना है? तो टोटल बच्चों की संख्या यहाँ पे कितना है? तो टोटल बच्चों की संख्या कितना है? 1000 बच्चा है।
ठीक है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 43 और कुल संभावित परिणाम 1000। ठीक है। अब हम नीचे वाले को देखते हैं, नीचे PF। तो F जो है वो है अनुकूल परिणामों की संख्या। इसमें क्या होगा, F चुना गया विद्यार्थी लड़की है, तो अनुकूल परिणाम कितना है, तो लड़कियों की संख्या कितना है, तो लड़कियों की संख्या 430 है। ठीक है। अब कुल संभावित परिणाम कितना है, तो कुल संभावित परिणाम 1000 है। ठीक है। ये 1000 से 1000 कैंसिल, तो बचेगा 43/43 पर 1 0, 43 से कम 43 दही, तो क्या आ जाएगा, इसको पॉइंट के रूप में कन्वर्ट करेंगे 0.1 आंसर आ जाएगा, या 1/10 भी लिख सकते हैं, 0.1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन के भी रूप में भी हम लोग आंसर दे सकते हैं, डेसिमल के भी रूप में दे सकते हैं और परसेंटेज के रूप में भी दे सकते हैं आंसर। क्लियर। ये आप उतारे।